हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियोस में हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में सीखा था। तो आज वाली वीडियोस में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उससे पहले हमें एक चीज बात जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि कोई एक एटम दूसरे एटम में बदल जाता है। सपोज मान लो कि मेरे पे एक सोडियम एटम है, तो ऐसा नहीं होगा कि सोडियम एटम किसी मैग्नीशियम एटम में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है, उसमें दो चीज की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक होता है कि बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन। बस यही होता है केमिकल रिएक्शन में। तो इसी के हिसाब से हम केमिकल रिएक्शंस को 6 पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सिक्स है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक्चुअली में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा पार्ट होता है। एक्चुअली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही आ जाता है, तो मैं वहीं पे इसको कवर कर दूंगा। तो ये हमारे एज ए एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक और एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके, फॉर एग्जांपल ए और बी दो रिएक्टेंट है, वो आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन करेंगे। सिर्फ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। सिंगल, ये इसकी डेफिनेशन है, क्राइटेरिया है कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है कि एक हमने बीकर लिया है और बीकर में वाटर है और उसमें हमने डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसे हम क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम जैसे इसमें फोटो में दिखाया गया एक चूना पत्थर होता है। तो जैसे ही हमने क्विक लाइम डाला इस बीकर के अंदर, तो ये बीकर क्या होने लग गया, ये वर्म होने लग गया। ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि ये वर्म होने लग गया। वर्म होने लग गया तो मतलब इसमें हीट जनरेट होने लग गई। हीट जनरेट होने लग गई, या फिर इसी हीट क्या होता है, एक्चुअली में एनर्जी होता है कि इसमें एनर्जी निकली। ठीक है। और क्या हुआ इस रिएक्शन में, हुआ क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो हुआ होगा उसने वाटर के साथ रिएक्शन किया होगा और उसने क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया, जिसे हम स्लेट लाइम कहते हैं। और साथ में हमारे को हीट मिल गई है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि है स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये जो स्लेट लाइम है ना, इसका यूज होता है व्हाइट पेंटिंग्स के लिए। दीवारों पे व्हाइट पेंटिंग्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कैसे होता है कि हम क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, दिवाली वाली के सीजन में बहुत होता है इसका यूज। हम क्या करते हैं, मार्केट से खरीद के लिए आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब तो डायरेक्टली ये भी आने लग गया है स्लरी के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल लेते हैं, उसका पेस्ट बन जाता है और उस पेस्ट को हम क्या करते हैं, दीवारों पे लगा देते हैं। तो 2-3 दिन बाद देखते हैं एक परत सी बन जाती है। वो जो परत होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ये कैसे होता है, चलिए इसको समझते हैं। होता क्या है कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये इसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। जो परत बता रहा था ना मैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है और इस तरीके से दीवारों पे एक परत से चढ़ जाती है, जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। अब चाहे इसमें ये व्हाइट होता है, ये कैसे कलर का होता है, ये व्हाइट। अब देखो कलरफुल कैसे हो जाते हैं, कलरफुल क्या होता है, उसमें हम सिंथेटिक कलर मिला देते हैं, रेड मिला देते हैं, येलो मिला देते हैं, ग्रीन मिला देते हैं। तो इस तरीके से इसका पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। और मैं एक और चीज बात बता दूं, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि इसको 1100 डिग्री भी सेल्सियस कर दोगे ना हीट, तो कोई फर्क नहीं होने वाला, नहीं टूटता है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये क्यों बताया मैंने, आगे बताऊंगा जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखा किस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे होता है बर्निंग ऑफ अ कोल। बर्निंग ऑफ अ कोल में क्या होता है, बर्निंग ऑफ अ कोल क्या है, कार्बन है। तो कार्बन को हम जब जलाएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया, अगेन सिंगल प्रोडक्ट। अब फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर में भी क्या है, देखो दो रिएक्टेंट मिल रहा है और एक वाटर मिल रहा है। तो इन सारे एग्जांपल में हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, मैं एक चीज बताऊंगा कि किस रिएक्शन में हीट निकलेगी और किस रिएक्शन में हीट नहीं निकलेगी। क्या हम कोई तरीका है कि हम पता लगा सकते हैं? देखिए, ऐसे तो जनरली एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगाते हैं, बट फिर भी हम याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे भी एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन होती है, उसमें क्या होगा, उसमें जनरली एनर्जी या हीट, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी मतलब एनर्जी के बहुत टाइप होते हैं, हीट होती है, लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो मैं फिलहाल के मान लेता हूँ हीट निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है। तो अब हमें पता, अब मतलब हम देख के बता सकते हैं रिएक्शन में कि एसिड है या बेस है। ये हम आने वाले चैप्टरों में भी पढ़ेंगे। कैसे कि जितने भी बेस होंगे ना, उसके फॉर्मूले में OH दिखेगा। ठीक है। और जितने भी एसिड होंगे
जनरली बता रहा हूँ, वैसे होता नहीं है। जनरली आपको एच दिखेगा, हाइड्रोजन उसमें दिखेगा, H+ के फॉर्म में होता है। तो हीट के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस में, किसी भी रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, उसी के बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ क्या होती है कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलेगी। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी, उसे क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए उसमें एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी, देखो एनर्जी के कितने फॉर्म होंगे, एनर्जी के हमारे 3 फॉर्म हो सकते हैं। पहला होता है हीट के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हो, दूसरा होता है हमारा लाइट के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हो, तीसरा फॉर्म होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी, या करंट के फॉर्म में भी एनर्जी दे सकते हो। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन को चलाने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हम आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं कि क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, देखो जितने भी नेचुरल गैस है अगर उसको हम जलाते हैं, उसमें क्या होता है, मिथेन होती है नेचुरल गैस में, उसको रिएक्शन करवाएंगे O2 से तो वो CO2 और 2H2O और हीट, देखो एनर्जी रिलीज हुई। सेकंड है रेस्पिरेशन। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम की, रेस्पिरेशन किस तरीके से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो बहुत, मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था आपको कि जो रेस्पिरेशन होता है वो सांस लेना या सांस छोड़ना नहीं होता। तो अगर इस बेसिस पे करेंगे तो आप कभी बता ही नहीं पाएंगे कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। असली क्या होता है रेस्पिरेशन, जो हम फूड डाइजेस्ट होता है, सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, उसमें क्या, जैसे हम क्या खाते हैं, राइस पोटैटो वटेटो खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज वगैरह में। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अगेन एनर्जी रिलीज करता है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू अ कंपोस्ट। जैसे कि जो हम क्या करते हैं, सब्जियों को बाहर, जो बेकार सब्जियां होता है सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, उसमें भी देखेंगे ना, तो आसपास जब आप फील करेंगे तो उसमें हीट निकलता है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है। मैं ना आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में ना ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम थ्योरेटिकल पोर्शंस पढ़ रहे हैं। मैं इस पूरे चैप्टर का एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको दूंगा वीडियो में बना के, जिससे आपको रिएक्शन को रटने या कलर क्या होगा या नहीं होगा वो रटने की जरूरत नहीं होगी, आप उस वीडियो को देख लेना। फिलहाल के लिए मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं साथ साथ में बता रहा हूँ। होगा क्या कि देखो, किसी चीज का जो बर्निंग होता है ना, बर्निंग एंड कंबशन, दो चीजें होती है। उसका मतलब होता है, बर्निंग एंड कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना। किसी भी चीज, बर्निंग एंड कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, O2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये आप याद रखना। तो अगर मान लेते हैं कि बर्निंग ऑफ अ कोल मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन यहाँ पे देखा था हमने। सिमिलरली कंबशन ऑफ अ कार्बन जैसे, तो उसका मतलब है कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन। अब मैं दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूँ कि सपोज करो कि हमारे पे कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अगर इस कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना, हमेशा 3 प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी, ये याद रख लेना। बस आपको क्या करना है कि इसको बैलेंस कर लेना और आपका काम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख के उसको बैलेंस कर लेना है और आपका रिएक्शन हो गया। इससे आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखा था, ये भी हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, तो देखो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली में ये क्या है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे, हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक और एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट एक और एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। एक सिंपल सब्सटेंस एक और एक से ज्यादा सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, तो ये इसका उल्टा हो गया।
ठीक है। अब देखो जैसे मैंने उसमें बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, इसमें क्या होता है, एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो किसी चीज को तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अब मैंने बताया था एनर्जी को हम किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, या तो लाइट के फॉर्म में देख सकते हैं, या हीट के फॉर्म में देख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम देखते हैं जनरली, इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, तो इन्हीं तीन के बेसिस पे ना जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो पहला क्या है कि थर्मल। तो थर्मल का मतलब होता है हीट। तो हीट के कारण जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ठीक है। सिमिलरली है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है करंट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अगर हम लाइट के थ्रू डीकम्पोजिशन करवाए तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन से। तो इसमें हमें तीन के बारे में पढ़ना है। पहला है हमारा आयरन सल्फेट, दूसरा है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और तीसरा है हमारा लेड नाइट्रेट। तो तीन के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम थर्मल डीकम्पोजिशन देखते हैं फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला देखो FeSO4.7H2O। एक्चुअली में ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा कलर, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, ये ग्रीन कलर का होता है। उसको हम हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा कि वो ना फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड रेड ब्राउन कलर का जो यहाँ पे दिखा हुआ है, ये रेड ब्राउन कलर का इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। अब ये देखो एक्चुअली में ना ये ग्रीन किसके वजह से ना, ये जो .7H2O दिख रहा है ना इसके वजह से ये ग्रीन है। अगर इस 7.H2O को हटा दूं ना, 7 वाटर के मॉलिक्यूल को हटा दूं ना तो ये व्हाइट कलर का होता है। आयरन सल्फेट क्या होता है, व्हाइट कलर का। एनहाइड्रस जिसमें क्या होता है एकदम सूखा हुआ, जिसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो वो व्हाइट कलर का होगा। तो होगा क्या, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो ये सबसे पहले उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेता है। 7H2O निकल जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा। और ये जो फेरस सल्फेट होता है ये हमारा व्हाइट कलर का होता है। अब ये जो फेरस सल्फेट है नाइट्रस, इसको फर्दर हीट कर देते हैं। मतलब हीटिंग तो चली रही है ना। पहले क्या कलर होगा, पहले कलर होगा ग्रीन होगा, फिर वो व्हाइट में कन्वर्ट होगा, फाइनली क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड ब्राउन। इस तरीके से कलर चेंज होंगे, पहले ग्रीन फिर व्हाइट फिर रेड ब्राउन कलर का कलर हो जाएगा। और इसके साथ आपको दो इंपॉर्टेंट गैसेस देखने को मिलेगी, वो होगी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इन गैसों की स्मेल बड़ी अजीब होती है। मतलब जहाँ पे भी सल्फर होगा ना उसकी सल्फर वाले कंपाउंड की जो स्मेल होती है ना सड़े हुए अंडे जैसी होती है, रोटन एग स्मेल होती है, रोटन एग। अब मैं स्मेल को तो नहीं बता सकता लेकिन अच्छी स्मेल नहीं, बहुत गंदी स्मेल होती है। ठीक है। तो एक ये था हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। आपको ये रिएक्शन पूछ सकते हैं, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन पूछ सकते हैं, उसके तीन एग्जांपल दे देना। पहला फेरस सल्फेट। अब जो नेक्स्ट बाकी का दो एग्जांपल हम देखते हैं। दूसरा है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट ये जो हमने देखा था ना पीछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जो स्लेट लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवा के जो बना था, यही था कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को मार्बल भी कहते हैं, मार्बल होता है ये, मार्बल का भी फॉर्मूला यही है। तो इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया जो स्टार्टिंग में उसमें दिखाया था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो अगर मैं उन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके लिखूं तो देखो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। इसको अगर मैंने हीट किया तो ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैंने इसमें वाटर डाल दिया तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। और इसको फर्दर मैंने इसमें CO2 के साथ रिएक्शन करवा दी तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस ट्राइंगल या जो भी है इस चीज सर्कल को आप याद रख लेना, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब देखो लेड नाइट्रेट, ये देख रहे हो लेड नाइट्रेट जो होता है ना हमारा, लेड नाइट्रेट ये व्हाइट कलर का होता है। अब कलर में क्यों बता रहा हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है। जब MCQ बनाते हैं ना तो उसमें कलर आपको थोड़े से याद होने चाहिए, और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से याद रखना, वो सेपरेट वीडियो होगी। अब देखो लेड नाइट्रेट, उसको अगेन हीट करें, सब में हीटिंग होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, सब में। तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इस तरीके से थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया लेड नाइट्रेट का। तो मैं ना आपको एक कॉमन चीज बताता हूँ, आपने जो ऑब्जर्व किया तीनों रिएक्शन में, किसी भी सॉल्ट जो सॉल्ट होगा, एक्चुअली में क्या है, सॉल्ट है। ठीक है। कंपाउंड ले लो, अगर हीट करेंगे तो जनरली उसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड का ऑक्साइड बन जाएगा। इसको सॉल्ट लिख लेते हैं या फिर कंपाउंड लिख लेते हैं। ठीक है। उसका कंपाउंड का ऑक्साइड बन जाएगा, कंपाउंड का ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस उसी के कोरोस्पॉन्डिंग गैसेस निकलेगी। कैसे, मैं दिखाता हूं।
जैसे कि इसी वाले देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था ना, उसको हीट किया तो इसका ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, तो कैल्शियम का ऑक्साइड बना दो, बाकी जो बच गया वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, उसी से रिलेटेड, जैसे कार्बन है ना इसमें, तो कार्बन से रिलेटेड कोई गैस बन जाएगी। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन था तो यहाँ नाइट्रोजन से रिलेटेड गैस बन गई। और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये जो NO2 गैस होती है ना, ये बहुत रंगीन गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर गैस बहुत इंपॉर्टेंट, पंजेंट स्मेल होगी, पंजेंट, नाक को चुभेगी। और ये देखो ब्राउन ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो मतलब ये कोई ब्राउन कलर की गैस निकल जाए तो वो कौन सी होगी, NO2 गैस होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंटरेस्टिंग भी है, कैसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में एक सेटअप बनाया है जिसमें हमने बीकर लिया, उसमें पानी भर दिया और एक ग्रेफाइट की रॉड लगा दी और उसमें बीकर को इस तरीके से अटैच, और ये बैटरी के साथ इसको अटैच कर दिया है। तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये है एनोड और ये है कैथोड। ये क्या बला है, ये क्या चीज है? देखो कुछ नहीं है, ये जो ग्लास की रोड है ना, ग्रेफाइट की रोड, अगर हम इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे इसको, तो वो बन जाता है एनोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है उसे कहते हैं हम कैथोड। आपके सिलेबस में इतना ही है, बस इतना ही जानो, क्योंकि पिक्चर में रिप्रेजेंट करने के लिए ना जो एनोड होता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा, ठीक है, और कैथोड होगा हमेशा राइट हैंड साइड में। वो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए वो बेटर वे, वो आगे हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि क्या होता है एनोड और क्या होता है कैथोड डिटेल में। इसमें हमने थोड़ा सा डाला, ऐड किया है ऊपर से हमने डाइल्यूट H2SO4, ये चीज हमने डाली और बैटरी को ऑन कर दिया। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी आप देखते हैं। तो हमने ना कुछ ऑब्जर्वेशन देखी। जो पहली ऑब्जर्वेशन थी, पहली ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी, तो दोनों जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें बबल्स देखे हमने, बबल्स, ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन देखी, जो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हमने बबल्स देखे, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में, कि मतलब कोई बबल्स तभी हो मतलब गैसेस निकल रही होंगी, मतलब बबल्स का मतलब क्या होगा कि गैसेस निकल रही होंगी, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन ये देखी। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि क्या वो गैसेस डिफरेंट थी, दोनों ही गैसेस क्या थी हमारी, डिफरेंट थी, ठीक है। और इसका जो तीसरी इंपॉर्टेंट थी, अमाउंट भी डिफरेंट था, अमाउंट भी क्या था, अमाउंट ऑफ गैसेस वो भी डिफरेंट था, अमाउंट ऑफ गैसेस डिफरेंट था। ये तीन ऑब्जर्वेशन देखी। तो हुआ क्या है एक्चुअली में, ठीक है। इन तीन ऑब्जर्वेशन से हम थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है यार रिएक्शन में। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला ही क्यों। डायरेक्टली बैटरी डाल के गर्म कर दे, मतलब बैटरी चालू कर देते तो क्या गैसेस निकलती। तो देखो वो डिपेंड करता है कि आपने वाटर कौन सा लिया, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है, हमें पता है कि ये क्या है, हमारा एसिड है। और ये एसिड क्या होता है, जैसे हम एसिड को पानी में डालते हैं ना, पूरा टूट जाता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ये क्या होता है, आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, आयंस हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी होता है तो ये जो वाटर होता है ना, कंडक्टिंग हो जाता है। वाटर क्या हो जाएगा हमारा, कंडक्टिंग हो जाएगा, किसके वजह से, आयंस के वजह से। तो कुछ नहीं है, कंडक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 क्यों डाला है कि ये जो वाटर है इसको कंडक्टिंग बनाने के लिए, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए, इसलिए हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। देखो हुआ क्या है, इसको समझने के लिए ना कि कौन सी गैसेस निकल रही है, कौन सी गैसेस नहीं निकल रही, उसके लिए हमें इसका रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने वाटर को डाला तो देखो H2 और O2 दो गैसेस निकल रही है, ठीक है। और हमें कैसे पता चला कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस निकल रही है और कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस नहीं निकल रही है। तो हमने क्या किया, फिर वही एक्सपेरिमेंट किया, इस टेस्ट ट्यूब्स को हटाया और इसके पास कैंडल लेके गए जिसमें पप साउंड आया, और वो उसमें तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस होगी, और जिसमें और तेजी से जलने लग गया तो वो ऑक्सीजन गैस निकल गई, जिसमें आवाज नहीं आया होगा तो ऑक्सीजन गैस निकली। तो ऑब्जर्वेशन से ये पता चला जो हमारा एनोड था उसमें तो ऑक्सीजन गैस निकली, ऑक्सीजन गैस निकली, ठीक है। और जो कैथोड था, कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। किस तरीके से निकली होगी, देखो इधर ध्यान से देखो, वाटर टूटा होगा, किस में टूटा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस कर लेंगे तो इधर देख कोफिशिएंट देखिए, इसका कोफिशिएंट कितना है, इधर 2 है और इधर कोफिशिएंट कितना है, 1, मतलब कि डबल, मतलब कि जितना ऑक्सीजन गैस निकला होगा उससे ज्यादा क्या निकला होगा, उसके 2 टाइम्स में क्या निकला होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस। तो एक चीज तो ये कंफर्म हो गई, जो कैथोड पे जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल निकला होगा, 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस,
ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कितना होगा कितना, इसके अलावा कोई और भी दे सकते हैं। तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए और आपका काम हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस निकली है। तो एक्चुअली में देखो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में कि जो वाटर है वो उसको करंट के प्रेजेंस में वो टूट गया, करंट के कारण टूट गया, इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूट गया। तो इसीलिए हमने इसको कहा कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, तो इसको आप याद रखना, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब देखो, आप कभी ना भूल जाओगे कि किस में ऑक्सीजन गैस निकल रही है, किस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, देखो ट्रिक है, कुछ ट्रिक विक नहीं है यार, एक्चुअली केमिस्ट्री की दुनिया में कोई ट्रिक नहीं याद रखती, बस समझने के लिए हम याद रख सकते हैं ना। आप अलोन से याद रखना, अलोन, ALONE। अलोन का मतलब क्या है? ए का मतलब है एनोड, मार्कर नहीं चल रहा। ए का मतलब है एनोड, ठीक है। और ये कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। और इसमें इसमें आपके लिए तो ये याद रख लो, यहाँ पे कौन सी गैस होगी? ओ से ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या होता है? एन का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ प्लेट, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। NE का मतलब पूरे का, NE का मतलब होगा नेगेटिव टर्मिनल। बस आपका काम हो जाएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से हमें याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक लास्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रह गई है हमारी, वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? फोटो का मतलब जहां पे भी होता है ना, फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड कोई बात कर रही है, तो मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसे हम क्या कहेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं कि इधर देखो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, सिल्वर क्लोराइड ये होता है हमारा व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। और जो हमारा, इसको हम क्या करते हैं? सनलाइट में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या करता है, इसमें सिल्वर और क्लोराइड आपस में, क्लोरीन गैस निकल जाएगी और सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, तो इसका कलर हो जाता है ग्रे कलर का, ग्रे कलर बन जाता है। तो कुछ देर यहाँ पे देखो एग्जांपल में, जैसे सनलाइट को सिल्वर क्लोराइड पे छोड़ दिया, तो कुछ समय के बाद देखो ये सिल्वर जो ग्रे कलर बन जाता है, ग्रे कलर का फॉर्मेशन। और जो ग्रे कलर होता है किसकी वजह से होता है? सिल्वर की वजह से। सिमिलरली जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो। इसका बुक में तो नहीं लिखा गया, फिर भी आप याद रख सकते हैं, पेल येलो कलर का होता है। वो भी किसमें टूट जाता है? सिल्वर और ब्रोमीन गैस उसमें से निकल जाती है। जो मतलब जिससे वो बनाए ना वही चीज बनेगी, ब्रोम उसी की कोरस्पॉन्डिंग गैस बनेगी, ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट बन जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो बहुत आसान हो गई आपको समझने के लिए, बस जिससे बना है उसी में तोड़ दो उसको और बैलेंस कर दो, काम खत्म। जो ये वाली रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड वाली, इसका यूज होता है व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। इसका आप ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इसका याद रखना कि व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज करना है। सो हमने तीनों टाइप के डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन के अपोजिट है। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, और जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर अपनी जो रिएक्शंस बच गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।